बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि आप अपने बारे में बताइए। मैं टाल रहा था क्योंकि अपने बारे में बताना कोई मुझे ऐसा लगा नहीं कि कुछ ऐसा है मेरे में अपने बारे में बताऊं जिससे आप बहुत इंस्पायर हो जाएंगे। लेकिन अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। किसी दोस्त ने कहा मैं कितनी बार आपको पूछ चुका हूँ फिर भी आप नहीं बता रहे। तो फिर उसमें ऐसे भी लगता है कि पता नहीं कुछ छुपा तो नहीं रहा है। तो इससे पहले मैं एक गांव में था, पबेक में, हरमिटेज में, काफ़ी लोग जानते हैं। तो मैं उसी गांव में पैदा हुआ और मेरे 8वीं तक की शिक्षा उसी गांव से भी, उस गांव से मतलब वहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर ऊपर एक जगह है देवी खेत, जहाँ ऐसी चढ़ाई है ऊपर स्टीप। तो वहाँ हम रोज़ जाते थे, रोज़ आते थे। 8वीं तक का स्कूल था। तो उस गांव में रहे। गांव में सड़क नहीं थी, करीब 6-7 किलोमीटर दूर सड़क थी। तो जब मैंने 8वीं कर दिया तो मैं पहली बार बस में बैठा। मतलब 15 साल का था मैं उस समय। पहली बार मैं बस में बैठा और वहाँ से करीब 34 किलोमीटर दूर, 35 कोटद्वार है, वहाँ तक जाते जाते उल्टी करता रहा क्योंकि पहली बार बैठा था। और ये उल्टियाँ मेरे को बहुत टाइम तक होती रही बस में। अभी भी कई बार मेरा सिर घूम जाता अगर मैं बहुत टाइम बाद बैठूँ। तो उसके बाद हाई स्कूल किया मैंने डाक पत्थर से, जो जहाँ मैं अभी हूँ देहरादून ज़िले में। डाक पत्थर भी इसके आसपास ही है, थोड़ी दूर है। और वहाँ हाई स्कूल तक ही था। तो फिर मैं 11वीं में मैं सीधे यूनिवर्सिटी में गया। मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। तो वहाँ ये था कि 2 साल का हाई स्कूल और 1 साल की या तो हायर सेकेंडरी कर लो या प्री यूनिवर्सिटी कर लो। तो आप सीधे यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं या 1 साल का हायर सेकेंडरी कर सकते हैं। तो मैं सीधे यूनिवर्सिटी में गया। तो वहाँ मतलब 4 साल में रहा, 1 साल प्री यूनिवर्सिटी, 3 साल बीए। बीए में मेरे पास एक म्यूज़िक का सब्जेक्ट भी था। म्यूज़िक का सब्जेक्ट और मैं म्यूज़िक कैसे लेना हुआ उसकी एक कहानी है, तो उसको कभी फिर सुनाएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो म्यूज़िक मतलब वोकल मेरा एक सब्जेक्ट था। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया मैंने। उसके बाद फिर मैंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़म किया। और उसके बाद मैंने 3 साल एक अखबार में काम किया एज ए सब एडिटर, रिपोर्टर। उस 3 साल में काफ़ी कुछ हुआ। एक तो ये हुआ कि जो एक भ्रांति थी कि हम रिपोर्टर बन के हम बहुत कुछ चेंजेस ला दें समाज में, पता नहीं क्या क्या खोजी पत्रकारिता करेंगे, क्या करेंगे। वहाँ जाके पता चला कि ठीक है, ये एक नौकरी है, कर लो, मतलब कोई ऐसा कुछ खास है नहीं। तो इसलिए वो छोड़ा। लेकिन उसके छोड़ने के पीछे एक और कारण था, वो था एडिक्शन। मैं वहाँ जाके अल्कोहलिक बन गया क्योंकि सभी पीते थे, ऐसा कोई था नहीं जो पीता नहीं था। और पीने वाले दो तरीके के होते हैं। एक तो सोशलाइजिंग के लिए पीते हैं, थोड़ा बहुत पी लिया ठीक है, वो ज़्यादा पीते भी नहीं और लगातार पीते भी नहीं, तो उनके लिए तो ठीक है। लेकिन दूसरे जो होते हैं, जो एडिक्ट बन जाते हैं, तो वो फिर रोज़ वाले हो जाते हैं, मिल जाए तो सुबह से शाम तक। तो एडिक्ट की श्रेणी में मैं आ गया। तो एक कारण वो भी छोड़ने का था। मैंने छोड़ा कि यार मैं यहाँ से छोड़ के चला जाता हूँ, फिर शायद ठीक हो जाएगा। तो मैंने एक एनजीओ ज्वाइन कर लिया। वहाँ आनंद सर भी थे, उन्होंने मेरे को प्रोत्साहित किया कि आ जाओ। उनको पता था कि थोड़ा सा एडिक्शन में चला गया। तो वहाँ शराब तो कम हो गई क्योंकि उसका माहौल ज़्यादा था नहीं, लेकिन वहाँ कुछ और शुरू हो गया। मतलब गांजा भांग चरस वाले दोस्त मिल गए, उनके साथ वो शुरू हो गया, काफ़ी हो गया। तो फिर आनंद सर मेरे को विपස්සना के लिए प्रेरित करते रहे कि तुम एक कोर्स कर लो। उनको पता था अगर एक कोर्स कर लेगा तो इसकी छूट जाएगी। तो खैर, जब उन्होंने कहा और जब मैंने किया, मेरा ख्याल मेरे को काफ़ी टाइम लगा, कुछ साल लगे, लेकिन मैंने अंततः 96 में एक विपස්සना का कोर्स किया। इगतपुरी में था वो कोर्स, वो भी अगस्त के महीने। बारिश बारिश को, मैंने इतनी बारिश कभी देखी नहीं थी। वेस्टर्न घाट में है वो और बहुत बारिश होती है। खैर, उस कोर्स करने के बाद मेरे एडिक्शन छूट गए। लेकिन फिर से मैं एनजीओ में आ गया, उसी में फिर से उन दोस्तों के बीच रहा। 2-3 महीने तो मैं कोशिश किया, रह गया। लेकिन एक रात बैठे थे, कुछ म्यूज़िक चल रहा था, कुछ विदेशी लोग भी आए हुए थे और ये पी रहे थे अपना चिलम या सिगरेट, जो भी रहा होगा। मैंने भी मान लिए 2-3 सुट्टे, बस वहाँ से फिर शुरू हो गया।
लेकिन उस समय मेरे को समझ आ गया, एक तो मैं पी क्यों रहा हूँ और दूसरा ये एडिक्शन है क्या, और तीसरा कि मेरे को यहाँ से निकलना है। अगर मैं यहाँ रहा तो इसका छोड़ना असंभव है। तो कुछ महीने बाद मैंने वो छोड़ दिया, एनजीओ छोड़ के मैं कहीं और चला गया। उसके बाद मेरे एडिक्शन छूट गए, एक दो रिलैप्स हुए लेकिन उसके बाद छूट गए। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा विपස්සना मिल गया तो कुछ टाइम इसको दे देते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ खास काम तो है नहीं। तो मैं 96 लेके 2000 तक, लगभग 2001 तक विपස්සना सेंटर में ही रहा। विपස්සना ही मैंने किया, या तो मैं सेवा करता था या मैं कोर्स करता था। तो उसमें एक शर्त है कि अगर आप 5 कोर्स 10 दिन के कर लें, और एक सतिपट्ठान का कोर्स होता है जिसमें ज़्यादातर बुद्ध ने जो ध्यान के बारे में बताया, मतलब 80% उसमें है। उसको ध्यान का मैनुअल भी कहते हैं, सतिपट्ठान। और अगर एक सतिपट्ठान आपने कर लिया, 5-10 दिन के कर लिए, एक सेवा कर ली, तो आप 20 दिन का कोर्स कर सकते हैं। तो मैंने 2 साल में वो सब कर लिए, और 2 साल में मैंने एक 20 दिन का कोर्स किया, फिर मैंने 1 साल बाद एक 30 दिन का किया, फिर एक 30 दिन का किया, और इस बीच में सेवा देता रहा। ज़्यादातर सेवा मैंने इगतपुरी में दी, काफ़ी लंबे स्ट्रेच में, 3 महीने 4 महीने, शायद इससे भी कुछ ज़्यादा होगा, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। तो सेवा करने में बहुत सीखने को मिला, अपने को देखने को मिला, एडिक्शन छूट गए, और एक ये लगा कि अच्छा एक रास्ता और है जीने का, मतलब जो रैट रेस है कि अब पैसा कमाना है, रोटी कपड़े के पीछे भागना है, उसके अलावा भी कुछ है। तो ये तो तय हो गया कि अच्छा मेरा रास्ता थोड़ा अलग है। फिर 2000 में जब ये 1999 की जो रात थी, दिसंबर 31 की, उस दिन गोयनका जी ने एक डिस्कोर्स दिया रात को 12 बजे के बाद। वो टेरेस पे था, जो पहला हॉल है उसके टेरेस पे। तो वहाँ हम लोग थे। उसके बाद मैं फिर बोध गया, वहाँ मैंने एक सेवा दी, 1 महीने रहा करीब। फिर मैं धर्मशाला गया, धर्मशाला में सेवा दे रहा था। वहाँ मेरी मुलाकात एक डच महिला से हुई। तो कोर्स के बाद हम बाहर आए, उसने कहा कुछ मेरे को भी ट्रैवल करना है, साथ में ट्रैवल करते हैं। हमने किया, थोड़ी दोस्ती हो गई, और 2002 में हमने शादी कर ली, और हमारी एक बेटी भी उसी साल। तो फिर हम साथ रहने लग गए। फिर उसको हॉलैंड पसंद नहीं था उस समय, उसको लगता था कि यहाँ बहुत रेगुलेशंस हैं और मेरे को इंडिया में रहना है। तो हम फिर इंडिया में आ गए, और सबसे पहले हम ऑरोविल में आए, वहाँ 3 साल रहे। तो वहाँ कुछ दोस्त बने, एक तो जॉनी है वहाँ, अगर आप ऑरोविल को जानते हैं, कभी जाएँ तो ऑस्ट्रेलियन है, फर्टाइल नाम की उनकी एक कम्युनिटी है। दूसरा एक कृष्णा मैकेंजी, एक दोस्त बने। बाय द वे कृष्णा मैकेंजी को मैं पहले मिल चुका था 98 में, इन दोनों को ही, जॉनी को भी और कृष्णा को भी। और कृष्णा ने और मैंने, अगर आप थोड़ा देखें तो मासानोबू फुकुओका एक हुए जो नेचुरल फार्म का जिन्होंने कंसेप्ट दिया, 1 स्टोर रिवोल्यूशन उनकी किताब है, जैपनीज़ हैं, उनके साथ हमने एक वर्कशॉप किया देहरादून में, इसी डिस्ट्रिक्ट में, नवधान्य करके। अगर आप वंदना शिवा का आपने नाम सुना होगा, उनका एक फार्म है देहरादून में। वहाँ हमने मासानोबू फुकुओका के साथ वर्कशॉप किया। 2-3 लोग उनके और थे, एक कोई ट्रांसलेटर थे जो जैपनीज़ से इंग्लिश में कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज़ भी काफ़ी थे हमारे उसमें। तो वो एक्सपीरियंस भी काफ़ी गजब का था। उसके बाद हमने नेचुरल फार्मिंग करने की कोशिश भी की, कई जगह थोड़ा बहुत किया। तो ऑरोविल में रहे 3 साल, फिर हम आए देहरादून में, 2 साल वहाँ रहे, फिर हम अपने गांव चले गए। अभी बीच में बहुत सारी कहानियाँ हैं, कभी उनका जिक्र करेंगे, पर मुख्य मैं आपको सुना रहा हूँ। और जहाँ अभी हर्मिटेज था वो हमने बनाना शुरू किया 2008 में। बेटी को हम घर में पढ़ा रहे थे, होम स्कूलिंग। तो 2013 तक हम उसको पढ़ाते रहे घर में। बीच में वो हॉलैंड जाते थे 3 महीने के लिए, कभी 4 महीने के लिए। और उस दौरान वो एक स्कूल में जाती थी बेटी। तो स्कूल वाले ने कहा कि तुम इस करिकुलम को फॉलो कर लो, और जब इस 7th या 8th ग्रेड में
आ जाएगी, मतलब आप पढ़ा लेंगे इतना, तो तब आप वो चाहेगी तो यहाँ एडमिशन कर देंगे। तो जब वो 7th ग्रेड लायक हो गई तो हमने उससे पूछा, भाई तुमको यही यही जारी रखना है या तुमने स्कूल ज्वाइन करना है। तो स्कूल में उसको मज़ा आ रहा था, वहाँ प्ले वे मेथड्स थे और काफ़ी खेलने को था, म्यूज़िक था। तो उसने कहा मेरे को स्कूल जाना है। तो ये लोग 2013 में हॉलैंड चले गए। मैं यहाँ था इंडिया में, एक आध बार ये आए, फिर एक आध बार मैं गया उधर। 2017 में या 18 में, 17 में शायद, मेरी वाइफ ने कहा कि यार अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हारी भी यात्रा इस तरह की है कि अकेला रहना ज़्यादा ठीक है। मैंने कहा वैसे भी मैं अकेला तो हूँ ही। और उसने कहा मेरा भी कुछ ऐसे बन रहा है तो अच्छा है कि हम अकेले रहें। मैंने कहा ठीक है। मतलब उससे इनिशियली तो थोड़ा सा झटका लगा, लेकिन उससे क्या हुआ कि मेरी साधना थोड़ा स्ट्रांग होनी शुरू हो गई। क्योंकि अब ये जो साइकोलॉजिकल था ना कि हम साथ में, कोई और भी है, मेरे को उसका ध्यान रखना है, जबकि मैं इधर हूँ वो उधर है, बहुत दूर है, फिर भी साइकोलॉजिकल रहता है। अब ये हो गया कि अब ऐसा कुछ है नहीं, कोई ऐसा प्रेशर भी नहीं है, ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर 2018 के आसपास में कुछ ध्यान में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो गए जिनका एक्सप्लेनेशन गोयनका जी विपස්සना में नहीं था। अब कई बार ये होता है कि किसी ने 10 दिन के 2-4 कोर्स कर लिए लेकिन सतीपठान नहीं किया या लॉन्ग कोर्स नहीं किया, तो फिर ऐसा रहता है कि हो सकता है लॉन्ग कोर्स में कुछ ऐसा हो। लेकिन अब मैं तो कर चुका था, 20 दिन का भी, 30 दिन के भी, बहुत लंबी सेवा दे चुका था, बहुत सारे आचार्यों से बात कर चुका था, गोयनका जी से कई बार विपස්සना ली, कई बार आनापान लिया, मैत्री ली। तो ऐसा कुछ था नहीं कि जो मुझे पता नहीं था, तो उसमें कोई एक्सप्लेनेशन था नहीं। तो वहाँ से मेरी ये जो पढ़ाई की या सुनने की जर्नी शुरू हुई। फिर मैंने, किसी ने मेरे को कहा कि यार कोई अजान ब्रह्म में बहुत अच्छे वो देते हैं डिस्कोर्सेस। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कोविड में बाय द वे काफ़ी मदद भी की, मेरे को पैसे भी भेजे उन्होंने काफ़ी। वो इगतपुरी में ही रहते हैं, वो बाकिन विलेज में हैं, वो मर्चेंट नेवी में, शायद अभी रिटायर हो गए होंगे शायद। तो मैंने अजान ब्रह्म को सुना। अजान ब्रह्म एक ब्रिटिश मंक हैं जो ऑस्ट्रेलिया में उनकी बोधिन्याना मोनेस्ट्री है। अच्छा, फिर मैं कुछ दिन उनको सुनता रहा। फिर एक कोई अजान ब्रह्मा ले आए। मैंने सोचा इनका अजान ब्रह्म इनका नाम है। फिर अजान ब्रह्मा ले, मैंने कहा अजान इनके पीछे भी है। फिर मैंने अजान शब्द का मतलब देखा, थाई का शब्द अजान, तो अजान का मतलब है आचार्य। तो फिर बहुत सारे अजान आए, मतलब बहुत सारे अजानों को मैं सुनता हूँ। अजान सुमेदो, अजान प्रसन्नो, अजान अमरो, अजान जयासरो, बहुत सारे अजान सोना। फिर भिक्खु बोधि को सुनना शुरू किया। तो भिक्खु बोधि को सुनने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे डिस्कोर्सेज हैं, बीच में साइलेंस है, बीच में वो कुछ ढूंढने लग जाते हैं, फिर उनके वीडियो एडिट नहीं होते, वो वैसे ही डाल देते हैं। वो किसी चाइनीज़ मोनेस्ट्री में रहते हैं न्यूयॉर्क में, हालांकि वो श्रीलंका में बहुत साल रहे। उन्होंने लगभग सारा ट्रांसलेशन कर दिया, पूरे सूत्र पिटक का, विधम्म पिटक का, विनय पिटक का तो कुछ ज़्यादा नहीं है। विनय पिटक मतलब कि जहाँ इनके रूल्स हैं, जहाँ तो विनय हैं जिनके भिक्खु भिक्खुणी के। तो वहाँ से फिर मेरी स्टडी शुरू हुई, क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कि ये एक्सपीरियंसेस क्या है। अब कोई पूछने वाला किससे पूछते, कोई तो था नहीं। मतलब विपස්සना टीचर जो अभी हैं उनसे पूछेंगे तो कहेंगे भैया नहीं नहीं, आप संवेदना देखो, सांस देखो, बस, और कुछ नहीं। क्योंकि उनको भी नहीं मालूम है, उन्होंने वही ट्रेनिंग दी है, तो अब क्या पूछेंगे। मतलब बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर ऐसा ऐसा, हमने किसी विपස්සना टीचर से पूछा पर उन्होंने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा उनके पास जवाब है ही नहीं, तो उन्होंने एक्सप्लोर ही नहीं किया, न वो अलाउड हैं ऐसे जवाब देने के लिए। तो खैर वो कहानी अलग है। फिर से बीच में बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कभी सुनाएंगे। तो वहाँ से थोड़ा डीप एक्सपीरियंसेस हुए, तो फिर मैंने ये सुनना शुरू किया। जब मैंने सुनना शुरू किया तो थोड़ा सा क्लैरिटी आनी शुरू हुई, और ये 2018 से 25 तक के सिलसिला चल ही रहा है। लेकिन 25 में क्या हुआ कि आनंद सर, जो मेरे भाई हैं जिन्होंने मेरे को विपස්සना के लिए भी प्रेरित किया, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई। वो एक स्कूल
चलाते हैं एक्सपेरिमेंटल स्कूल। एक्सपेरिमेंटल क्या कहना चाहिए, मतलब अलग तरह का स्कूल है जहाँ ध्यान भी होता है, म्यूज़िक भी होता है, मेथड्स अलग हैं, एक तरह का होम स्कूल टाइप का है। तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई तो मैं फिर वहाँ चला गया। मार्च में मैं वहाँ गया, फिर उनका चैनल बंद ही पड़ा था उस समय। तो फिर उन एक दीपक सर हैं वहाँ, उन्होंने 2-3 मेरे इंटरव्यू किए उसके लिए, उनके चैनल के लिए। फिर उन्होंने कहा तुम अपना चैनल बना लो। मैं पहले तो मना करता रहा, लेकिन उन्होंने बना ही दिया फिर कि नहीं नहीं बनाओ। तो फिर मैंने सीख लिया कैसे बनाना है इसको, वीडियो थोड़ा एडिट करना है, डाल देना है। तो वहाँ से फिर ये चैनल की यात्रा शुरू हुई, जहाँ से आप पूछ रहे हैं कि भाई क्या था कैसा था। तो कुल मिला के यही है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मैं कहीं पहुँच गया हूँ, कोई अटेनमेंट हो गया किसी स्टेज पे हूँ। किसी ने पूछा भी था कि आप, किसी ने, के कईयों ने पूछा कि आप इनलाइटनमेंट की किसी स्टेज पे हैं क्या। नहीं भाई, बहुत लंबा सफ़र है अभी, वहाँ तक तो नहीं पहुँचा अभी। पर यह है कि क्लैरिटी ये है कि इस जीवन में रोटी कपड़ा मकान के अलावा और भी कुछ है, वहाँ मीनिंग ढूंढा जा सकता है और अलग तरीके से जिया जा सकता है, खुश होकर जिया जा सकता है। आपके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं। किसी सज्जन ने ये भी पूछा था कि आप तो फाइनेंशियली तो फ्रीडम है नहीं आपकी, तो मतलब फाइनेंशियली फ्रीडम को अगर ये कहें कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, तो यार सिक्योरिटी तो कुछ है ही नहीं ना। सिक्योरिटी जैसी चीज़ कुछ होती नहीं है। वो तो हम, जब कोई कहता है कि अच्छा ये ठीक रहेगा, तो हम कहते हैं ठीक रहेगा भाई, चल कम से कम ये रहेगा कि पैसे के पीछे आपका दिमाग नहीं जाएगा हर समय कि यार अगर नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँगा क्या करूँगी। तो ठीक है, आपके पास है, आप साधना कर सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। मैं बहुतों को जानता हूँ, लेकिन अच्छा है। तो सिक्योरिटी जैसी कोई चीज़ नहीं है। मतलब आप इस ज़िंदगी में हैं, आप कहीं जा रहे हैं, कल एक्सीडेंट हो जाए, उसी समय कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो कहाँ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी तो कुछ नहीं है। लेकिन ठीक है, आपके पास थोड़ा तो होना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। चलो 1 महीने की सिक्योरिटी हो काफ़ी है, ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चलो इससे थोड़ा और करना है तो 6 महीने कर लो, 1 साल कर लो। तो कुल मिला के तो ये कहानी है कि कैसे इधर बढ़े। अब ये क्लैरिटी है कि भाई रास्ता ये है, हमको इधर जाना है, दुनिया आपको खींचेगी लेकिन आप इधर हैं। तो बस संक्षेप में तो यही है मेरा ख्याल। फिर कभी कोई पूछने वाला होगा, इंटरव्यू करने वाला, तो उसमें फिर और कहानियाँ आएंगी। कहानियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुल मिला के कहानी यही है। हाँ, तो मतलब इससे पहले मैं हर्मिटेज में था, पबेक में। फिर वहाँ मुझे लग रहा था कि यार यहाँ थोड़ा सा, एक तो अटैचमेंट हो रहा है इससे, हर्मिटेज से। एक कारण तो ये था। दूसरा कारण ये था कि कुछ थोड़ी सी इस तरह की घटना हुई कि उससे मुझे लगा कि अच्छा ये, वो ट्रिगर बना एक तरह से, पर मुझे ये लगा कि ये साइन है, मतलब ये घटनाएं कह रही हैं कि तू जा यहाँ से। तो मैं आ गया। तो अभी मैं, ये जो जगह है ये देहरादून में डिस्ट्रिक्ट में है। मैं इसका दे चुका हूँ बाय द वे। बड़वा जगह है एक, एक दोस्त का यहाँ घर है, यहाँ थोड़ी सी ज़मीन भी है। वो भी इस तरह का कुछ काम करना चाह रहे हैं। तो अभी हम इस स्टेज पे हैं, देखते हैं। कल का तो कुछ पता है नहीं कि कल क्या होगा, लेकिन आज के लिए यहाँ हैं और ये सोच रहे हैं कि यहाँ कोई छोटा मोटा सेंटर टाइप का बन जाए।